मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के संबंध में बता रहे थे और इस संबंध में आज जो अगला टॉपिक है वो है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले जो बायोगैस है वो ऊर्जा प्रदान करती है विशेष रूप से, तो ये समझ लें। और इसमें सूक्ष्म जीवों की सक्रियता से ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गैसों का निर्माण होता है। गैसों का उत्पादन इन सूक्ष्म जीवियों द्वारा उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करता है। कुछ बैक्टीरिया सेल्यूलोज वाले पदार्थों पर एनारोबिक रूप से, अवायवीय रूप से उगते हैं और वे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ साथ मीथेन गैस की भी बड़ी मात्रा बनाते हैं। इन बैक्टीरिया को हम मीथेनोजेंस कहते हैं। विशेष रूप से ये बैक्टीरिया, जैसा मैंने अभी बताया, अवायवीय रूप से उगते हैं। तो अवायवीय वातावरण में विशेष रूप से दलदल के अंदर पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया पशुओं के रूमेन, जो आंत का एक हिस्सा है, उसमें और गोबर में बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं और सेल्यूलोज पर इफेक्टिवली रिएक्ट करके उसे सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं, जिससे फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील गैस का निर्माण होता है। इसी गैस को हमने नाम दिया है गोबर गैस या बायोगैस। अगर गोबर गैस की बात करें तो गोबर गैस कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें विशेष रूप से मीथेन गैस शामिल है। घरों में ईंधन और प्रकाश के लिए उपयोग में आती है, जबकि जो बची हुई स्लरी जिसे बोलते हैं हम, उसको फसलों में खाद के रूप में काम में ले आते हैं। इसका उत्पादन करने के लिए एक गोबर गैस संयंत्र ये दे रखा है। ये उपयोग में लाया जाता है। संयंत्र का जो प्रारूप यहाँ पर दे रखा है वो बायोगैस संयंत्र का प्रारूप दे रखा है। इस संयंत्र में एक बड़ा टैंक 10 से 15 फीट गहरा टैंक होता है। इस टैंक का, या यू कैन से सिलेंडर का, 3/4 भाग जमीन के अंदर रखा जाता है और सिलेंडर के ऊपर एक चलता हुआ ढक्कन रखते हैं। इसमें जो एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, और गोबर की सिलरी एनारोबिक डिग्रेडेशन हेतु भर देते हैं। इसमें एक निकास द्वार है। उस निकास द्वार से एक रबर या लोहे की पाइप होती है। उसमें उत्पादित की हुई गैस बाहर निकाल ली जाती है।
क्रियाविधि क्या है, प्रोसेस क्या है? पशुओं के रूमेन और गोबर में मीथेन बैक्टीरिया की, मैंने अभी बताया, बहुत अधिक मात्रा होती है। ये बैक्टीरिया सेल्यूलोज वाले पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करता है। माइक्रोब्स की सक्रियता के फलस्वरूप मीथेन गैस बनती है और संयंत्र का जो ऊपरी ढक्कन है वो ऊपर की ओर को उठता है। बनी हुई गैस को खाना पकाने में ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है और स्लरी को एक आउटलेट से निकाल करके खेतों में उपयोग किया जाता है खाद के रूप में। उपयोग क्या क्या हैं, क्या क्या लाभ हैं इसके? तो ये आपने देखा होगा कि बायोस गैस बिना धुएं के जलती है। इसका उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं। इसके अलावा उजाला करने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, इंजन को चलाने के लिए जो बची हुई स्लरी है, स्लरी का उपयोग खाद के रूप में, और वो अच्छी स्लरी अच्छी खाद का काम करती है। बायोगैस में बहुत सारी गैसें, विशेष रूप से तो इसमें मीथेन है जो 50 से 60% है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 30 से 40%, 5 से 10% हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सब आम गैसें होती हैं। इनमें से सब में से मीथेन गैस एक अच्छा ज्वलनशील ईंधन है। तो ये थी बायोगैस के बारे में जानकारी, आप लोग पढ़ लें। अब आती है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। पादप रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए बायोलॉजिकल मेथड्स का प्रयोग ही बायो कंट्रोल कहलाता है या जैव नियंत्रण कहलाता है। जो पौधे के रोग हैं और जो कीट लगते हैं उन पर, पीड़क जिन्हें बोलते हैं हम, तो उनका नियंत्रण करना, उसके लिए हम बायोलॉजिकल मेथड्स का अगर उपयोग करें इन दोनों को नियंत्रण करने के लिए, पादप रोगों के नियंत्रण के लिए और पीड़कों अर्थात कीटों के नियंत्रण के लिए, जिन बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है वही बायो कंट्रोल है। इनकी सुरक्षा के लिए कीटों से और प्लांट डिजीज जो होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए फसलों को बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का उपयोग, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स के रूप में किया जाता है, जिसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव समाज पर और जीव जंतुओं पर पड़ता है। तो रोगजनक वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, इन सब के द्वारा पेस्टिसाइड्स को संक्रमित करके पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। जैसे प्रोटोजोआ से कैसे हम करते हैं पेस्ट कंट्रोल। प्रोटोजोआ के कुछ कॉक्सीडिया, माइक्रोस्पोरिडिया, ग्रिगार्निडिया, इनका उपयोग हम
इंसेक्टिसाइड के लिए इंसेक्टिसाइड के रूप में करते हैं। फंजाई के थ्रू बहुत सी फंजाई जैसे एस्परजिलस है, एजेरिटा है, एसरसोनिया है, एंटोमोपिथोरा है, तो इनका उपयोग भी हम पेस्ट कंट्रोलिंग में करते हैं। वायरस, बाकुलो वायरस को हम पेस्ट कंट्रोल के लिए उपयोग में लाते हैं। इसकी खोज, इसकी उपयोग की जो पहल थी वो WHO और FAO फाओ संगठनों ने की और स्पष्ट किया कि मानव जाति पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। बैक्टीरिया भी बहुत सारे हैं, विशेष रूप से जिनमें स्पोर का निर्माण होता है। ऐसे कुछ बैक्टीरिया कीटनाशक के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। ये बैक्टीरिया विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इनके बहुत सारे टॉक्सिन पाउडर के रूप में बाजार में भी मिलते हैं, जिन्हें जल में घोल करके फसलों पर छिड़क दिया जाता है। जैसे HPC मिलता है बाजार में, बायोट्रॉल मिलता है, थूरीसाइड मिलता है। ये सब पेस्ट कंट्रोल है बैक्टीरिया की। तो ये देख लें आप, ये बैक्यूलोवायरसेस दे रखे हैं। मैंने अभी बताया था कि बैक्यूलोवायरस का उपयोग करने की पहल WHO और FAO संगठनों ने की। मानव जाति पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अगला टॉपिक है, उसे बाद में कल